Good morning, class. In yesterday's class, we have studied about Newton's first law, and Newton's first law was the law of inertia. Okay, and according to this law, if an object is at rest, it will remain at rest, and if an object is moving with constant velocity, it keeps on moving with same velocity along straight path. Unless we apply some external force, means किसी भी टाइप के चेंज के लिए हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है. अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी उसकी सिचुएशन में चेंज होगा. दूसरी बात, जिस पॉइंट पर जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा सिर्फ उसी में चेंज होगा, बाकी में चेंज नहीं होगा. ओके, ये मैंने एक्सप्लेन किया था, कुछ एक्टिविटीज हमने स्टडी की थी. नाउ कम टू सेकंड पार्ट, दैट इज मोमेंटम. एक्चुअली मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है, थोड़ा सा समझना मुश्किल है, लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं. जैसे हम एक बात कहें, हम दो व्हीकल्स लेते हैं, एक नॉर्मल कार है और एक हैवी ट्रक है, और दोनों सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं. सपोज आपको ये कहा जाए कि आप फोर्स अप्लाई करके या ब्रेक अप्लाई करके स्टॉप करें, तो क्या दोनों में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि कार के लिए हम कम फोर्स लगाते हैं और ट्रक के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. फोर्स क्यों लगाना पड़ा है जबकि दोनों सेम स्पीड से लग रहे हैं? बिकॉज कार का जो मास है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, सॉरी, ट्रक का जो मास है वो ज्यादा है कार के कंपैरिजन में. नाउ ये तो बात हुई मास की, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसको एक लाइटर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो सेम स्पीड से चल रहा है उसको स्टॉप करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. सेकेंड चीज हम लेते हैं, दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स ले लें, जैसे दो सेम कार. वन इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, अनदर इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. एक की स्पीड कम है, एक की स्पीड ज्यादा है. अब यदि आपको ये कहा जाए कि दोनों कार को आपको एक सेम टाइम में स्टॉप करना है, तो ऑब्वियसली आप बताएंगे कि जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको स्टॉप करने के लिए फोर्स भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो अमाउंट ऑफ मोशन है ये दो चीजों से डिसाइड होता है, एक तो उसके मास से और दूसरा उसकी वेलोसिटी से. तो इन दोनों क्वांटिटीज को मिला करके हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, एंड दैट क्वांटिटी इज नोन एज मोमेंटम. Momentum is basically quantity of motion, amount of motion contained in an object. किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मोशन है उसका मेजरमेंट वो क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है. मैथमेटिकली मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो ये मास और वेलोसिटी दोनों को मिला करके जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी दैट इज नोन एज मोमेंटम. मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p, mass is represented by m, and velocity is represented by v, so p is equal to mv. Now already you know that velocity is a vector quantity. velocity की एक डायरेक्शन होती है, तो obviously momentum की भी डायरेक्शन होगी. momentum is a vector quantity. Now mass की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम. velocity की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड. मल्टीप्लाई कर दें, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम. ओके, तो ये तो बात हुई मोमेंटम की. इसी मोमेंटम से रिलेटेड है न्यूटन का सेकेंड लॉ. ओके, नाउ लॉ स्टडी करने के लिए हमें इस मोमेंटम को स्टडी करना कंपलसरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, हम वापस इसी टॉपिक पर आते हैं. ये ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है. अगर आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो आप बताएं क्या चेंज होगा, मास या वेलोसिटी? ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा. ओके, तो यही न्यूटन का सेकेंड लॉ है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, it is directly proportional to rate of change of momentum with respect to time. ओके, मतलब जो फोर्स है ये चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यहाँ पर टाइम का रोल क्या है, आपको ये पता है कि अगर आप कम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम ज्यादा लगेगा,
और अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसी चीज़ को स्टॉप होने में, वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो फोर्स का इनवर्स रिलेशन है टाइम के साथ में, फोर्स का इनवर्स रिलेशन है टाइम के साथ में। Force applied on an object is directly proportional to rate of change of momentum with respect to time. तो force directly proportional change in momentum upon time taken. इसका मतलब यह जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, लेकिन यहाँ इनवर्स रिलेशन है टाइम के साथ। मतलब फोर्स आप ज्यादा लगाएंगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर आप फोर्स कम लगाएंगे तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा उसी चेंज के लिए। ओके, तो इसलिए ये हमेशा डिवाइड में लिखा जाता है, क्योंकि चेंज को होने में टाइम लगता है। नाउ सपोज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो इस इनिशियली मूव कर रहा है उसकी स्पीड है u, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v। आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद में जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, अगर मैं इसको p1 से लिखता हूं तो मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी u है, यहाँ वेलोसिटी v है। ओके, नाउ व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हमेशा होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है, m इंटू वी माइनस m इंटू यू, m को कॉमन ले लें, m v माइनस यू। ओके, ये वैल्यूज पुट करें तो आप बताएं फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। एक चीज ध्यान रखें, जब भी हम प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज होगा, लेकिन कितना चेंज होगा इसके लिए यहाँ पर इक्वल टू साइन जरूरी है। और जब भी हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटा करके एक इक्वल टू साइन रखते हैं तो हमेशा यहाँ पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है। ओके, तो F इज इक्वल टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी K m v माइनस यू अपॉन टी। अब आप बताएं v माइनस यू अपॉन टी, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये एक्सेलरेशन होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ये एक्सेलरेशन। k क्या बताएगा कि फोर्स और इसमें ये कितने गुना रिलेशन है, 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, कितने टाइम्स है। ओके, तो ये कांस्टेंट k होता है। इसकी वैल्यू हर फॉर्मूले में अलग अलग होती है। तो F इज इक्वल टू के एम वी माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी को हमने लिख दिया एक्सेलरेशन, तो F इज इक्वल टू के एम इंटू ए। ओके, यहाँ पर m मास है यूनिट केजी, a एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यूनिट हो जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस यूनिट को हम बोलते हैं न्यूटन। जो सर आइजैक न्यूटन थे उनके ऑनर में फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन है। ओके, यहाँ पर k मैंने बताया था ऑलरेडी ये कांस्टेंट है। यहाँ पर इस फॉर्मूले में k की वैल्यू कितनी पाएगी, ये इट इज फाउंड टू बी 1। तो हमेशा k की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास में फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा F इज इक्वल टू m इंटू ए। 1 इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट, तो F इज इक्वल टू m इंटू ए। ओके, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। नाउ अगर मैं मास को 1 kg लेता हूं और एक्सेलरेशन को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास की यूनिट किलोग्राम है, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, आप दोनों वेरिएबल्स को 1 1 ले लें, मास भी 1 एक्सेलरेशन भी 1। ओके, तो बताएं फोर्स कितना होगा, तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 न्यूटन हो जाएगा। ओके, तो आप 1 न्यूटन को डिफाइन करें। 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स which when act on an object of mass 1 kg produces an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 kg है उस पर अगर मैं फोर्स लगाता हूं और अगर फोर्स 1 न्यूटन है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन फोर्स। ओके, so this is the completion of Newton's second law of motion. Next we will see impulse.
इम्पल्स इज अगेन ए फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी फोर्स के इफेक्ट को बताता है। और इम्पल्स टर्म हम कब यूज करते हैं? when a large amount of force acts on an object for very short time interval. whenever you hit an object, आप देखें पुश करना ये भी फोर्स है और हिट करना ये भी फोर्स है। पुश करते समय हम कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई से कि पुश ए बॉक्स या किसी टेबल को पुश करो या पुल करो तो आप उस पर कंटिन्यूसली फोर्स लगाते हैं। बट इफ आई से हिट द बॉल तो आप बताएं क्या करते हैं? वी अप्लाई ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स। क्रिकेट खेलते हैं, बॉल आती है, हम उसको बैट से हिट करते हैं, आप बताएं कितने टाइम के लिए हम उस पर फोर्स लगाते हैं? ऑब्वियसली फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। तो फोर्स लगाने के दो तरीके हैं, एक कंटिन्यूस फोर्स लगता है वो भी चेंज लाता है, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है लेकिन कितने टाइम के लिए? वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए। ओके तो जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, देन टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स। आप किसी भी कील को हैमर से, हथौड़ी से हिट करें, हॉकी खेल रहे हैं आप बॉल को हिट कर रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं बॉल को बैट से हिट कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं बॉल को पैर से किक कर रहे हैं, आप ये सभी एग्जांपल्स इम्पल्स के हैं। सभी एग्जांपल्स इम्पल्स के हैं where we are not in contact with object continuously, जहां आप ऑब्जेक्ट के साथ कंटिन्यूसली टच में नहीं होते, आपके पास में ऑब्जेक्ट आता है और आप एक शॉर्ट टाइम के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स इस टाइप से लगाते हैं कि फोर्स का अमाउंट ज्यादा होता है बट टाइम कम होता है, टाइम इंटरवल शॉर्ट होता है, तो उस समय फोर्स के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। ओके एंड द फॉर्मूला फॉर इम्पल्स इज impulse is equal to force into time. impulse का फॉर्मूला है force into time. तो force into time, अब बताएं force का फॉर्मूला क्या था? mv minus u upon t into t, टाइम से टाइम कैंसिल, so impulse is equal to mv minus mu. mv क्या था? फाइनल मोमेंटम, mu क्या था? इनिशियल मोमेंटम, और P2 माइनस P1 क्या कहलाता है? चेंज इन मोमेंटम। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इम्पल्स है वो मोमेंटम में चेंज के इक्वल होता है, मोमेंटम में चेंज के इक्वल होता है। ओके नाउ व्हाट इज यूनिट ऑफ इम्पल्स? इम्पल्स की क्या यूनिट है? इम्पल्स की यूनिट वही है जो मोमेंटम की है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मास वेलोसिटी, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम and velocity is measured in meter per second. Mass into velocity, यही impulse है। तो unit of impulse is किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके आप देखें न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो सेकेंड लॉ से आता है। कैसे? नाउ सी, फर्स्ट लॉ आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में है तो ये क्या रहेगा? मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक हम उस पर फोर्स ना लगाएं। अगर आप फोर्स नहीं लगाते हैं तो वो सिचुएशन चेंज नहीं होगी। नाउ कम टू द पॉइंट, इफ नो फोर्स इज अप्लाइड, we are not applying any force on object, then force is equal to 0. If force is equal to 0, it means mass into acceleration is also 0. mass तो 0 होता नहीं, it means acceleration is 0. उस ऑब्जेक्ट के अंदर acceleration 0 है। अब acceleration क्या होता है? rate of change of velocity. अगर acceleration 0 है इसका मतलब velocity में change 0 है, मतलब velocity is constant. velocity is constant means velocity की जो वैल्यू है वही है, उसमें चेंज नहीं है। अब जो वैल्यू है, वैल्यू तो जीरो भी पॉसिबल है, वैल्यू तो जीरो भी पॉसिबल है बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी अगर जीरो है इट विल रिमेन जीरो, मतलब वेलोसिटी जीरो का मतलब रेस्ट में होना, देन इट विल रिमेन जीरो, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा?
रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन वेलोसिटी की कुछ और वैल्यू भी हो सकती है, वेलोसिटी की वैल्यू 10 भी हो सकती है, और वेलोसिटी 10 होने का मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। तो वेलोसिटी की वैल्यू अभी भी 10 ही रहेगी, इट मींस इट विल कंटिन्यू टू बी मूविंग विद सेम वेलोसिटी। तो ये सभी, जीरो भी एक कांस्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 ये भी सभी कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी जीरो है इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब वेलोसिटी अगर जीरो है तो जीरो ही रहेगी, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। वेलोसिटी की वैल्यूज अदर देन जीरो हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, इसका मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर वेलोसिटी है, वो मूव कर रहा है, तो वही वैल्यू रहेगी, मतलब वो उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। वेलोसिटी इंक्लूड्स डायरेक्शन ऑल्सो, तो इसका मतलब वही वेलोसिटी रहेगी, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन में भी चेंज नहीं होगा। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो ये हमने न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ लिया है वो किस बेसिस पे लिया है, हमने सेकंड लॉ के बेसिस पे लिया है। इसका मतलब न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये मास्टर लॉ है, मेन लॉ सेकंड है, फर्स्ट लॉ उसी से डिराइव होता है। ओके सो सेकंड लॉ से ये भी पता लगता है कि फोर्स का टाइम से इनवर्स रिलेशन है, फोर्स का टाइम से इनवर्स रिलेशन है। मतलब अगर आप फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो टाइम कम लगेगा, और फोर्स अगर कम लगेगा तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द टाइम टेकन फॉर द सेम चेंज इन वेलोसिटी। मतलब आप अगर फोर्स के इफेक्ट को कम करना चाहते हैं तो आपको टाइम इंटरवल को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। ओके, इन नेक्स्ट क्लास हम इन्हीं टॉपिक्स पर थोड़ा सा स्टडी करेंगे। फोर्स का टाइम पर क्या डिपेंडेंसी है इसको हम स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद में हम लेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे।